ये आप लोगों के बीच हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी का तीसरा चैप्टर वकालत पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तीसरा चैप्टर वकालत। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उदार निर्वाह के लिए वकालत करने का विचार किया। जून 1923 ईस्वी में उन्होंने वकालत के क्षेत्र में कदम रखा। वे मुंबई के उच्च न्यायालय में काम करने लगे। वे हमेशा गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों के हक के लिए लड़ते थे। वे कम से कम फीस लेते थे। यह उनके ज्ञान का ही परिणाम था कि वे जो भी मुकदमा हाथ में लेते उसमें जीत अवश्य प्राप्त करते। वे धीरे धीरे लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगे। अछूतों के उद्धार की भावना ने ही भीमराव अंबेडकर को वकालत के पेश की ओर आकर्षित किया था, लेकिन सॉलिसिटरों की तरफ से उनकी जाति के कारण उन्हें जैसा चाहिए वैसा सहयोग नहीं मिल रहा था। मुंबई के उच्च न्यायालय में स्वर्ण हिंदू वकील उन्हें अछूत समझकर सहयोग नहीं करते थे। स्वर्ण हिंदू वकील को यह डर था कि एक अछूत वकील के साथ रहने से उनके पास स्वर्ण हिंदू का आना जाना बंद हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिला कचहरी में भी वकालत करने का शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे अपने व्यवसाय में अपने आप को भरोसे जीने लगे। उच्च शिक्षा के बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगभग 1.5 वर्ष तक मुश्किल भरे दिन देखने पड़े थे। भीमराव अंबेडकर कचहरी रोज ही जाते थे, रविवार या कोई त्योहार को छोड़कर। दोपहर के प्रायः भूख लग ही आती थी, पर केवल भोजन के लिए कचहरी से घर जाना उन्हें मंजूर न था। पत्नी रमाबाई ने खूब समझाया और अंत में टिफिन तैयार करने की बात कही, लेकिन वे ऐसे किसी प्रस्ताव पर राजी नहीं हुए। वे बराबर दोपहर का भोजन कोर्ट में होने पर होटल में ही करते रहे। हालांकि भूख लगने पर उसे दबा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। कई बार तो उन्हें ऐसे स्थान और ऐसे समय भूख लगी जब वहाँ भोजन में उन्हें रोटी और प्याज की संतोष करना पड़ा। जब वे अकेले रहते जाते और दिमाग बेहतर होता तब उन्हें इन बातों का ध्यान आता और वह बच्चों की तरह के इस स्वभाव पर बहुत प्रसन्न हो लेते। एक बार उनसे रमाबाई ने कहा, शरीर ठीक रहेगा तो मन बुद्धि भी ठीक काम करेगी। आप आ जाया करें, गरम गरम भोजन का स्वाद अपने आप में अलग ही है। उनकी पड़ोसन धूपा ने भी भीमराव अंबेडकर को समझाते हुए कहा था, बेटा तुम जिद मत कर, तेरी जिद से बहू भूखी रह जाती है। दोपहर का भोजन घर में ही आकर कर लिया कर, यह मेरी आज्ञा है। भीमराव धूपा की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वे उनके लिए माँ जैसी थी और उनके परिवार की पूरी देखभाल करती थी। उन्होंने सीधी रमाबाई से पूछा, तुम दोपहर का भोजन क्यों नहीं कर लेती रामू? शायद तुम सोचती होगी कि मैं भी भूखा रह जाता हूँ, जबकि तुम यह अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किसी भी सूरत में भूखा नहीं रह सकता, परंतु अब रहना पड़ेगा। रमाबाई का हृदय पिघल कर बहने लगा कि नहीं स्वामी, ऐसा अन्याय कभी न करना। मुझे यह बात रह रह कर सताएगी कि रामू ने भोजन नहीं किया होगा, फिर खाना सामने रखा भी होगा तो कौर मुंह तक नहीं जा सकेगा। थाली छोड़कर उठ जाना पड़ेगा, सिर्फ पानी पीकर रह जाना पड़ेगा। भीमराव अंबेडकर अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। यह अनुभव रमाबाई को हो चुका था। एक बार जब वे घर में आए तब रमाबाई चारपाई पर पकड़े हुए थीं। उसे 103 डिग्री बुखार था। उससे बोलने नहीं चाह रहा था। वे चौंक पड़े। क्या करें? उन्होंने पहले ठंडे पानी का कपड़ा कुछ देर तक उसके माथे पर रखा और फिर डॉक्टर को बुलाने चल पड़े। पर तभी मूसलाधार वर्षा होने लगी। रमाबाई ने उन्हें रोकते हुए कहा कि वर्षा रुक जाने दो, तब तक मेरे पास ही बैठो, इससे मुझे बहुत आराम मिलेगा। अपने भी डॉक्टर तो हो, फिर किसी दूसरे डॉक्टर को क्यों बुलाया जाए?
इस पर भीमराव अंबेडकर हंसते रहे। रमाबाई भी मुस्कुरा उठी। सचमुच रोम छूमंतर हो गया। वह भीमराव अंबेडकर का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैं ऐसा ही बीमार रहूं। भीमराव अंबेडकर ने उस पर प्रश्न भरी दृष्टि डालकर क्यों? रमाबाई ने सजल नेत्रों से कहा कि कम से कम आपके पास होने का सुकून तो मिलता रहेगा स्वामी। भीमराव उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखना भूल गए। उनका हृदय डूबने लगा। क्या वे अपनी पत्नी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं? यदि वे सभी नहीं आते तो उनका हृदय समुद्र की उताल लहरों का उछाल पड़ा। वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसका मुद्रा आक्रोशित थी और वह बीच बीच में गरज उठती थी, चमक पड़ती थी। बिना गर्जन के जब वह चमकती थी तब उन्हें यशवंत के शिशु रूप का ध्यान आ जाता था, क्योंकि वह भी सोते सोते चौंक पड़ता था या हंसने लगता था। तब रमाबाई उन्हें समझाती हुई कहती थी, बेमाता हंसा रही है। उसका छाती पर से हाथ हटाते हुई कहती कि अब नहीं डरेगा चौंकेगा। वे उसकी बाल सुलभ चेष्टा को मंत्रमुग्ध होकर देखने रहते, कुछ नहीं कहते। भीमराव अंबेडकर रमाबाई के पास से उठे। उसने टोका भी नहीं, डॉक्टर को बुलाकर नहीं लाना है, वह यूं ही ठीक हो जाएंगी। जानती थी कि वे डॉक्टर को लाए बिना मानेंगे नहीं। पुनः कहती कि वर्षा थम जाने दो, तो तुम भी बीमार पड़ गए तो फिर? भीमराव मौके बना रहे थे। रसोई में लग जाते, चीज़ों तलाशते और 2 कप गरम गरम चाय तैयार कर लेते। चाय लेकर लौटते। रमाबाई ने उन पर गर्म होने लगी। तो आप जिम्मेदारी की प्रशिक्षण ले रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ जुल्म ढाए होंगे अपने। भीमराव अंबेडकर पूछते कि मैंने किस पर जुल्म ढाए? तब रमाबाई ने कहा कि बेचारी रसोई पर। वे फिर हंसने लगते। रमाबाई उनके ओर देखते और फिर हंसने लगती। वे पूछते क्या कुछ है? रमाबाई कहती कि पहले आईने में अपना मुंह देख कर आओ। भीमराव आईने के सामने जाकर खड़े हो जाते और चौंक पड़ते। उनके गोरे चेहरे पर कालौच लगी होती, उनके कपोल का काला टीका। भीम को कहावत याद आती, जिसके काम उसी को चाहे, दूसरे करे तो पागल बजे। उन्होंने लौट कर कहा, रामू चाय तो पी कर देखो। दिल तो तुम्हारे लिए चाय बनाने में लगा हुआ था। चाय जरूर मन जैसी होगी। उन्होंने रमाबाई को सहारा देकर उठाया और चाय उसके होठों से लगा दी। उसने चाय का प्याला अपने हाथ में ले लिया। कितनी बढ़िया चाय बनी है। रमाबाई ने डबडबी आंखों से उनकी ओर देखते हुए कहा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। भीम ने उसे रोकते हुए कहा कि आगे कुछ नहीं कहना रामू, कुछ नहीं। जब भीमराव विदेश में पढ़ रहे थे तब यादा कदा दबी हुई चर्चा यह उठ जाती थी कि विदेश में मैम का जादू जरूर चलता है, और उधर से प्रायः हिंदुस्तानी युवक सरेआम हाथ में हाथ थामे चलने वाली मैम को लेकर लौटते हैं। दोनों एक दूसरे पर वह डर गई थी जब उनके पत्र माह गुजर जाने पर भी नहीं आए। वह पति का प्यार पाकर निहाल हो रही थी। वास्तव में चाय बहुत बढ़िया बनी थी। अब वर्षा थम गई। भीमराव अंबेडकर ने छाता उठाया और चलने लगे। बीच में नहीं कहा कि कितने की जाते समय टोकना नहीं। उनका यह टोक टाक का एक प्रकार से कवच का कार्य करता था। रमाबाई कुछ नहीं बोल सकी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मौन थीं, बरसने लगी। प्यार का एहसास कितना अत्यामी और अस्थाई होता है कि वह नहीं भूला जा सकता। वह सुख मर्म और उतार कर रोम रोम में समा जाता है। तभी तेज गरजती हुई बिजली चमकती। रमाबाई ने देखा कि वर्षा फिर मूसलाधार होने लगी। अभी वे रास्ते में ही होंगे। सड़क पर पानी भरा रहा होगा, लेकिन वे कहीं बीच में रुकेंगे नहीं, चलते जाएंगे। रुकने उनके बना ही नहीं सकता। वे रुकने वाले आदमी भी नहीं हैं। हे भगवान, उन्होंने अपनी कतराई चिंता नहीं है। भीगेंगे तो भीगते रहेंगे, उससे बचेंगे नहीं।
ये बचे भी कैसे? बचाने उनसे नहीं सकता। बचने को तो वह अकर्मण्यता मानते हैं। उनकी दृष्टि में जीने का मंत्र है संपूर्ण शक्ति से सुलझाना, लक्ष्य की प्राप्ति न हो तो बराबर जूझते जाना। पानी अंदर आने लगा। रमाबाई उठी और दरवाजे बंद करके लौट आई। थोड़ी देर वह रुकी तो देखा कि वर्षा रौद्र रूप धारण किए हुई थी। उसने गहरी सांस ली। उसका शरीर तेज हवा के झोंके से कांप गया। उसकी अवचेतना में पुनः दरवाजे पर पड़ने वाली थंब की आकांक्षा घूम उठी। वह चाहती थी कि वर्षा होने तक वे नहीं लौटें, लेकिन उसके चाहने से क्या, वे कब मानने वाले थे। वह डॉक्टर लेकर लौट आए। ऊपर से नीचे तक तरबतर हो रहे थे। वह क्या करे, कैसे समझाए उन्हें। उसने तो घूंघट खींच कर लिया था। डॉक्टर देखता रहा। डॉक्टर ने एक परिचय पर दवा की नाम लिखकर उन्हें समझा दिया कि दवाएं कैसे और कितने कितने घंटे बाद देनी है। डॉक्टर लौटे तो ये भी ज्यों के त्यों बाहर चले गए। वह उन्हें रोक नहीं सकी। रोकती भी तो वे रुकते नहीं, भीगे हुए चले गए। वर्षा रौद्र रूप धारण किए हुई थी। वे जरूर मेडिकल स्टोर से दवा लेकर ही लौटेंगे। डॉक्टर जा चुका था। भीम राव पारसी मेडिकल स्टोर से दवा लेकर लौटे और आते ही पानी भर गिलास सामने रखकर बोले, लो ये टेबलेट गटक जाओ। रमाबाई ने उनकी ओर तीखी नजरों डाली और रूखा सा जवाब दे दिया कि मुझे नहीं खानी ये दवा। नहीं खानी तो नहीं खानी, इसमें क्यों से मतलब क्या। डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा कि देखो तुम्हारे लिए हम। रमाबाई ने बात को बीच में काटते हुए कहा कि मूसलाधार पानी में भीगते गए, यही ना। किसने कहा था कि जाना बूझकर बीमार पड़ो। मैं कौन सी मरने वाली थी जो इतनी मूसलाधार वर्षा में। भीमराव अंबेडकर ने बीच में टोकते हुए कहा कि चुप भी कर। रमाबाई बोली कि जब मैं मर रही होंगी तब भी आप मेरे पास नहीं होंगे। अब जाकर गीले कपड़े बदल लो। भीमराव अंबेडकर ने बड़े प्यार से रमाबाई को पहले दवा खिलाई, फिर सीधे कपड़े बदलने चले गए। उन्होंने हल्की सी ठंड अनुभव होने लगी थी। झटपट कपड़े बदले, आनन फानन में चाय बनाई और 2 कप भरे। एक कप पत्नी को पिलाया और दूसरी स्वयं पिया। रमाबाई का हृदय आर्द्र हो उठा। मन ही मन वह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हर जन्म में मेरा पति इन्हीं बनाना। सारी दुनिया के दर्द समेट कर चलने वाले इंसान घर की पीड़ा भी हरने बिना शांत नहीं बैठ सकता। कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं कि वह काम उनके कार्य लायक है या नहीं। एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास एक महत्वपूर्ण मुकदमा आया जिसने उनकी वकालत को चमका दिया। पुणे के कुछ ब्राह्मण ने 3 गैर ब्राह्मणों को लेखों पर मुकदमा कर दिया। ये 3 लेख थे, बगड़चेच और चवलकर। ये तीनों ही लेखक दलित जातियों के थे और उन्हें इन्हीं पुस्तकों के लिखी थी। उसका नाम था एनोमीज ऑफ क्रांति। इस पुस्तक में उन्होंने देश की दुर्दशा के लिए ब्राह्मणों को जिम्मेदार ठहराया था। इस पुस्तक के अनुसार ब्राह्मणों ने ही अस्पृश्यता, जातिवाद तथा सामाजिक शोषण के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों में बांट दिया है। उन्होंने ही अपनी कार्यसूची हिंदुओं पर थोपी। ब्राह्मण की ओर से पुणे के प्रसिद्ध वकील भीतकर थे। उन्होंने तर्क दिया, यह कहना कि ब्राह्मणों ने भारत के तबाह कर दिया है, ब्राह्मण समाज का अपमान है। जब वह मुकदमा पुणे में सेशन जज के सामने आया तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह महत्वपूर्ण बड़ी योग्यतापूर्वक अभियुक्त की वकालत की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दलीलें सुनकर सेशन जज ने अक्टूबर 1926 ईस्वी में ब्राह्मणों के पिटीशन का खारिज कर दी। इससे मुकदमे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विजयी हुए। यह मुकदमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए व्यक्तिगत जीत थी। देश के दलित लोगों अब उन्हें अपने नेता के रूप में देखने लगे थे।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास ऐसे मुकदमे भी आते थे जिनमें अन्य वकील कहते थे कि इनमें जीतने भी गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे मुकदमे को अपनी योग्यता एवं ठोस तर्कों से जीत लिया करते थे। धीरे धीरे मुंबई के कोने कोने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम फैल गया। ठाणे जेल में जो जंगल सत्याग्रह चल हुए उसमें 25 दिसंबर 1930 ईस्वी को चिन्नेर गांव में आंदोलनकारी जवानों पर पुलिस को गोलीबारी चलानी पड़ी थी। इस विद्रोह में वहां के तहसीलदार और कुछ लोग मारे गए थे। सरकार ने 47 लोगों का मुकदमा दायर किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनमें से 4 अभियुक्तों की तरफ से पैरवी करने का वकालत मंजूर किया था। सरकार द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए नियुक्त किए जाने पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जनहित में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध अदालत में खड़े रहते थे। उन्होंने 20 जून 1931 ईस्वी को अपनी पैरवी शुरू की। वे लगातार 2 दिन तक बहस करते रहे। अपनी दलीलों से उन्हें यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अभियुक्त किसी तरह निर्दोष है। पैरवी करते हुए उन्होंने कहा, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्वतंत्रता और जनता के अधिकार सरकार के टिकाऊपन से अधिक मूल्यवान है। धन्यवाद। आप लोगों को यह कहानी समझ में आया हो तो लाइक कर दे वीडियो को।